हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है। आज हम आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी पार्ट्स होते हैं वीडियो के, आप सारे पार्ट्स देखिए। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और सारी जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो भी कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं अपने इस चैप्टर के, अपने इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्सवाद की। आखिर ये मार्क्सवाद होता क्या है? देखो, मार्क्सवाद ही इंपॉर्टेंट है। नव मार्क्सवाद तो हमें हल्का सा ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नव मार्क्सवाद के बारे में हमें नहीं पढ़ना। मार्क्सवाद ही सब कुछ है हमारे लिए अभी। तो मार्क्सवाद क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, ये किस तरह से सामने आया, पहले हमें इसे समझना है। अब चलिए इस पे भी हम बात कर लेते हैं। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब चिरसम्मत उदारवाद अपने पूरे उत्कर्ष पर था। चिरसम्मत उदारवाद का मतलब जो पुराना उदारवाद था, जो शास्त्रीय उदारवाद था वो, ठीक है, अपने पूरे उत्कर्ष पर था और पूंजीवाद पूरी तरह स्थापित हो चुका था। औद्योगिक उन्नति के कारण समाज में जो नई संपत्ति पैदा हुई थी वह इन्हीं गिने पूंजीपतियों के हाथों में सिमट कर रह गई थी और कामगार वर्ग घोर शोषण एवं दुर्दशा का शिकार हो रहा था। अतः उदारवाद ने मानव कल्याण और मानव स्वतंत्रता की जो आशा बंधाई थी उसे पूंजीवाद ने धूल में मिला दिया था। मार्क्स ने पूरे मानव इतिहास का विश्लेषण करके इस समस्या को समझने और सुलझाने का प्रयत्न किया और इसी से मार्क्सवाद का आरंभ हुआ। देखिए दोस्तों, मार्क्सवाद जो विचारधारा है, इसमें कार्ल मार्क्स का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एक जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके नाम के ऊपर ये विचार, ये आइडियोलॉजी पड़ी है, उसी को हम, उनका मतलब कार्ल मार्क्स के नाम पर ही ये विचार मार्क्सवाद का रखा गया है। अब ये मार्क्सवाद था क्या, तो इसको समझिए। देखो, मार्क्सवाद से पहले हम देखते हैं कि उदारवाद की विचारधारा विश्व में फैलना शुरू करती है, स्पेशली यूरोप में, ठीक है। उदारवाद की विचारधारा के अंतर्गत पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है, औद्योगिक उन्नति होती है और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है। और उदारवाद बहुत सारे प्रॉमिस करता है लोगों से और बहुत सारी चीज़ें मतलब उदारवाद के द्वारा की जाती हैं, लेकिन आगे चलकर देखा जाता है कि उदारवाद के कारण सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, जिसके कारण जिस व्यक्ति के पास पूंजी थी वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ा, और भी ज़्यादा संपन्न बन गया, लेकिन जो गरीब थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए। तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी, मतलब कैपिटलिज्म बढ़ रहा था। कैपिटलिस्ट जो क्लास थे, इन्हीं गिने लोग, उनके हाथों में ही सारी की सारी संपत्ति या सारा सारा पैसा इकट्ठा हो रहा था। और जो कामगार वर्ग था, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियों में या जो उद्योग थे वहाँ पर जो काम करने वाला वर्ग था, जो मज़दूर वगैरह थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण या उनकी बहुत ज़्यादा जो दशा थी वो ख़राब थी। अब ऐसे में तो इस तरह मार्क्सवाद की विचारधारा सामने आई। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उदारवाद ने जो भी प्रॉमिस इंसान से किया था, जो भी व्यक्तियों से जो प्रॉमिस किया था कि मानव का कल्याण होगा या मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा उदारवादी विचारधारा के चलते, और इस तरह उसने जो भी आशा बंधाई थी, जब वो सफल नहीं हुई, जब वो धूल में मिल गई पूंजीवाद के कारण, तब जाके इसके विरोध में मार्क्सवाद की विचारधारा सामने आई। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो जब उदारवाद से लोगों का विश्वास टूटा, तब जाके मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ। और कार्ल मार्क्स ने पूरे इतिहास का अध्ययन किया, मानव के पूरे इतिहास का अध्ययन किया, और इतिहास को अध्ययन किया उस और इतिहास का अध्ययन करने के बाद सारी जो समस्याएं थी इतिहास में, उसको सुलझाते हुए मार्क्सवाद की विचारधारा को प्रस्तुत कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, मार्क्सवाद का नाम इसके मुख्य प्रवर्तक कार्ल मार्क्स के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। जो ये मार्क्सवाद है, इसका ये जो नाम है, ये कार्ल मार्क्स के नाम के साथ जुड़ा है, जो इसके प्रमुख प्रवर्तक या प्रमुख नेता या विचारक आप इन्हें कह सकते हैं। परंतु मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स, वी आई लेनिन, ये प्रमुख सहयोगी थे, ठीक है, और ये सहयोगी नहीं थे, अलग अलग थे ये। तो मार्क्स के एक प्रमुख सहयोगी व्यक्ति थे, एक दोस्त कह सकते हो, फ्रेडरिक एंगल्स। इसने बहुत तरह से कार्ल मार्क्स की सहायता भी की थी, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था मार्क्सवाद की विचारधारा में, ठीक है। वी आई लेनिन, ठीक है, आपने जब रूस की क्रांति पढ़ा होगा, रूस की क्रांति को सुना होगा, तो वी आई लेनिन को भी, व्लादिमीर जो लेनिन थे, व्लादिमीर, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये लेनिन भी एक मार्क्सवादी रहे हैं, इन्होंने भी प्रमुख भूमिका मार्क्सवाद की विचारधारा में दी है। रोजा लग्जमबर्ग हो गए, माओ त्से तुंग जो कि चीन से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य विचारक भी हैं जिन्होंने मार्क्सवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई हैं।
संक्षेप में मार्क्सवाद के अंतर्गत मानव समाज की समस्याओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया जाता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन की त्रुटियों, जो गलतियां थी, जो खामियां थी, उसके कारण पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग सामाजिक उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं और शेष समाज को अपनी शर्तों पर श्रम करने के लिए विवश करते हैं। एक बार रेड कर लो, उसके बाद आपको सारी बातें समझा देता हूँ। इससे धनवान और निर्धन वर्ग, हैव्स और हैव्स नोट्स अस्तित्व में आ जाते हैं, जो क्रमशः प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों की भूमिका संभाल लेते हैं। इन दोनों वर्गों के हितों में सामंजस्य की कोई संभावना नहीं है। पूंजीवाद के अंतर्गत इनका संघर्ष चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, इसको आप ध्यान से समझो। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे पहले ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्क्सवाद में होता क्या है। मार्क्सवाद के अंतर्गत जो समाज है, जो मानव समाज है, इसके पूरे इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस समाज की जो समस्या रही है, इसका हिस्टोरिकल अध्ययन किया जाता है। समाज में समस्या क्या रही है? समाज में समस्या यही रही है कि गरीबों का शोषण होता आया है, अधिकतर लोगों को कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है। समाज का जो एक वर्ग रहा है, उसे सदा से वंचित रखा गया है, या कोई भी वर्ग हो। तो समाज में हम इतिहास में यही देखते हैं कि यही हमें प्रमुख समस्या दिखाई देती है कि कई सारे लोगों के साथ भेदभाव हुआ है। ठीक है, तो समाज की जो समस्या है, इसका एक हिस्टोरिकल अध्ययन, इतिहास में इसका क्या रोल था, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सिचुएशन कैसी है, पूरी तरह इतिहास में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव इतिहास जब शुरू हुआ और अभी तक का पूरा है, उसका मार्क्सवाद के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद मतलब अध्ययन किया गया और उसके बाद ये निर्णय या ये विचार प्रस्तुत किया गया कि जो इतिहास है वो परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया का इतिहास रहा है। कहने का मतलब यह है कि मार्क्सवाद के अंतर्गत जब पूरे के पूरे मानव इतिहास की समस्या का अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जो मार्क्सवाद है वो दो गुटों, दो वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम ही है। मतलब दो पूरे इतिहास में हमें संघर्ष देखने को मिलता है वर्गों के बीच। जो अलग अलग क्लास हैं, क्लास मतलब अलग अलग जो वर्ग हैं, वर्ग मतलब आपको पता होगा ना, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग। वर्ग में जाति नहीं आती। ठीक है, अगर आप गरीब हो और अगर आपकी जाति कुछ भी हो, लेकिन तो आप गरीब लोगों के साथ ही आओगे। तो गरीब वाला वर्ग, अमीर वाला वर्ग, ठीक है, तो वर्ग मतलब आपको समझ में आ गया। इसके अलावा डॉक्टरों का वर्ग, इंजीनियरों का वर्ग भी होता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो मार्क्सवाद के अंतर्गत यही माना जाता है कि जो पूरा का पूरा मानव इतिहास रहा है वो वर्गों के संघर्ष का इतिहास रहा है। और ये जो संघर्ष हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि जो उत्पादन प्रणालियाँ थी उसमें कई सारी कमियाँ थी। वो कमियाँ कैसी थी कि उसमें कुछ लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और दूसरे लोगों को उसके अधीन रखा गया, जिसके कारण एक वर्ग धनवान हो गया और एक निर्धन वर्ग हो गया। अब ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। देखो, मार्क्सवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि पूरा का पूरा जो इतिहास है वो वर्गों के संघर्ष का इतिहास रहा है, वर्गों के संघर्ष का, कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है। क्या है वो, तो इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, मानव इतिहास में कहा जाता है कि देखो, मार्क्सवाद के अंतर्गत कहा जाता है कि समाज में जो भी दशा, मतलब समाज जिस तरह का भी हो, उसमें हमें वर्गों का संघर्ष देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए पहले दास प्रथा का समाज था। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें, तो यूरोप में मोस्टली दास प्रथा ही थी। तो शुरुआत में दास प्रथा का समाज था। तो ऐसे में क्या था, वह दो वर्ग थे, एक स्वामी था और एक दास था, और दोनों के जो वर्ग थे, दोनों के जो हित थे वो एक दूसरे के अपोजिट थे, इसलिए दोनों में संघर्ष था। जाहिर सी बात है यार, दास कभी भी स्वामी का मतलब ये तो नहीं चाहेगा कि स्वामी मुझे हमेशा दास बनाकर रखे। वो बात अलग है कि दास को लगे कि यार भगवान ने मुझे दास ही पैदा किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं स्वामी की मतलब हेल्प करूं, स्वामी के अधीन रहूं। वो बात अलग हो जाती है, वो समाज ने उसको ऐसी चीज़ें सिखा दी। लेकिन फिर भी जो दास है और जो स्वामी हैं, उनके हित एक जैसे तो हो नहीं सकते। मतलब एक जैसे उनके इंटरेस्ट हो नहीं सकते। उनके जो हित थे वो क्या थे, विरोधी थे। दास चाहता था कि मुझे स्वतंत्रता मिल जाए, स्वामी चाहता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दास लोग मिल जाएं। तो दोनों में क्या था, एक संघर्ष था। भले ही वो संघर्ष इतना दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्या था, एक संघर्ष था। ये कार्ल मार्क्स के द्वारा या मार्क्सवाद ने कहा। इसके अलावा मार्क्स आगे फिर कहा इन्होंने कि जैसे ही समाज बदल गया तो दूसरे वर्ग आए और दूसरे वर्गों में भी संघर्ष हुआ। कैसे, कहा कि दूसरा समाज आ गया सामंतवादी समाज।
जिसमें जो प्रमुख थे वो जमींदार वर्ग थे और दूसरा जो शोषित वर्ग था वो किसानों का वर्ग था। तो जमींदारों ने किसानों का शोषण किया। जैसे कि यहाँ पे दास का शोषण हुआ तो यहाँ पर किसान का शोषण हुआ। यहाँ पे पहले स्वामी वर्ग था तो इस वाले समाज में, सामंतवादी समाज में, जमींदारों का वर्ग इकट्ठा मतलब सामने आया, इसका उदय हुआ। तो इस तरह समाज बदल गया पर वर्ग संघर्ष दिखाई दिया। इसके अलावा अब पूंजीवादी समाज विश्व में स्थापित है और पूंजीवादी समाज के अंतर्गत भी मार्क्सवाद कहता है कि दो वर्ग हैं विश्व में, एक पूंजीपतियों का वर्ग है और एक कामगारों का वर्ग है। पूंजीपतियों का मतलब जो मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हैं, ये उनका वर्ग है, और कामगारों का वर्ग है जो मजदूर के रूप में काम करता है इन कंपनियों में, इन फैक्ट्रियों में। तो इनका क्या हो रहा है, शोषण होता है। और कौन करता है इनका शोषण? पूंजीपति। और इन दोनों की जो हित हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर जो मार्क्सवाद है वो वर्ग संघर्ष की विचार को सामने रखता है। वो कहता है कि समाज बदलते रहे लेकिन वर्ग संघर्ष समाज में दिखाई दिया। जब दास प्रथा का समाज था तो स्वामी और दास के बीच में संघर्ष था। फिर जमींदार और किसानों के बीच संघर्ष देखा गया जब सामंतवादी समाज था। और जब पूंजीवादी समाज आज है वर्तमान में, जब मार्क्सवाद की विचारधारा सामने आई थी उस समय की बात है, तो पूंजीवादी समाज है तो आज पूंजीपति और कामगार वर्ग हैं आपस में जो एक दूसरे के से संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष के विचार को सामने रखा पूरा इतिहास का अध्ययन करने के बाद। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी यहाँ पे एक डाउट होगा कि उत्पादन के साधन क्या होते हैं। देखो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कहने का मतलब है यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया कि वर्ग संघर्ष का विचार प्रस्तुत किया किसने? मार्क्सवाद की विचारधारा ने। लेकिन ये जो वर्ग संघर्ष है वो आखिर क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका? तो उसका एक प्रमुख कारण है मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन जो प्रणालियां हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, उस पर कुछ लोग अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। प्रभुत्व मतलब होता है अपना डोमिनेंस स्थापित कर लेते हैं, अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो क्या करता है, जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन के साधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं उत्पादन के, जिससे कि पैसा उत्पादित होता है। या देखो, उत्पादन के साधन का मतलब होता है जैसे कोई फैक्ट्री है, अगर एक फैक्ट्री का मालिक मैं हूँ तो जाहिर सी बात है उस फैक्ट्री का जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरे हाथ में आएगा। मेरी मर्जी है कि मैं कितना ही प्रॉफिट शेयर करूँ मजदूरों के साथ। उत्पादन के साधन में फैक्ट्री आ सकती है, ज़मीन आ सकती है जिस पर मैं खेती करवाऊँ सभी लोगों से, किसानों से। तो ज़मीन तो मेरी है ना, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जो बड़े बड़े जितने भी रिसोर्स होते हैं जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं या जिससे विकास होता है किसी भी तरह से, चाहे वो उत्पादन के साधन किसी भी तरह के हों, चाहे वो आपको कैश में पैसा दें, अनाज उपलब्ध कराएं, किसी भी तरह के साधन जो आर्थिक रूप से आपको संपन्न बनाते हैं उसको हम कहते हैं उत्पादन का साधन। ठीक है, उत्पादन के साधन आपको समझ में आ गया, जो आपको पैसा दिलवा सकें। तो जो उत्पादन के साधन रहे हैं उस पर कुछ वर्गों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया शुरू से। इसके कारण हुआ ये कि एक वर्ग तो अमीर बन गया लेकिन दूसरा वर्ग गरीब रह गया। और सदा ऐसा हुआ, जैसे एक वर्ग अब स्वामी बन गया, दूसरा दास बना लिया गया दूसरे लोगों को, तो एक वर्ग निर्धन होता चला गया। पूंजीपति का जब टाइम आया, पूंजीवाद आया, तो पूंजीवाद के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन थे वो कुछ ही लोगों के हाथों में थे, जिस कारण से वो वर्ग अमीर होता गया और पूंजीपतियों को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और दूसरा जो कामगार वर्ग था वो पराधीन वर्ग बन गया, मतलब अमीरों के अधीन हो गया वो। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ तक आपको मार्क्सवाद आई थिंक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मार्क्सवाद को बहुत सारे बच्चे कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा होगा, जैसे उदारवाद मैंने भी पढ़ा है लास्ट वीडियो में, तो कह रहे होंगे बच्चे कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। लेकिन आई होप यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। और साथ में दोस्तों ये तो कॉमन बातें हैं, इस सब्जेक्ट में भी मुझे आपको पढ़ाना ही है, इसलिए अगर आपका रिपीट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ आइडियोलॉजी आपको मुँह पर आनी चाहिए तो अच्छी बात है। ये हो सकता है रिपीट हो रहा हो आप लोगों का, तो ये ना सोचे कि रिपीट हो रहा है तो ना पढ़ें। ये सारी बातें यूज़फुल हैं, ये आपके एग्जाम में लिखनी भी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स थ्योरी के डाल दिए गए ना। लेकिन हाँ, इंटर IR के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है ये सारी बातें। लेकिन IR को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स बातें कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बट ये बेसिक भी। अतः मार्क्स ने विश्व भर के कामगार वर्ग को संगठित होने की प्रेरणा दी और पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान किया। उसे विश्वास था, यानी कि मार्क्स को विश्वास था कि क्रांति के बाद उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व, सोशल ऑनरशिप स्थापित करके समाजवाद की नींव रखी जाएगी। इस अवस्था में पूंजीवाद के अंतिम अवशेषों को हटाना होगा। सारे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम को अनिवार्य बनाकर
प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन की शक्तियों का पूर्ण विकास करना होगा ताकि उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया जा सके। समाजवाद की विकसित अवस्था में सामाजिक भेदभाव मिट जाएगा और साम्यवाद का उदय होगा, जहां वर्गहीन समाज की छत्रछाया में मनुष्य सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होकर अपने इतिहास का निर्माता बन सकेगा। कहने का मतलब ये है, अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी कि समाज में ये सारी बातें हुई, वर्ग संघर्ष है समाज में, मार्क्सवाद ने ये सारी बातें बताई। तो मार्क्सवाद ने क्या किया, पहले समस्या बता दी आप लोगों को कि भाई समाज में ये सारी समस्याएं हैं, वर्ग संघर्ष हो रहा है, और ये जो वर्ग संघर्ष है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, वो सदा से हो रहा है, सदा से जो वर्ग हैं वो आपस में लड़ते आए हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको बताते हुए मार्क्स ने कहा, इसीलिए जो विश्व भर के जो कामगार हैं, आज के टाइम पर जो विश्व भर के कामगार हैं, उन सबको एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर उन्हें पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन कर देना चाहिए, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स को विश्वास था कि क्रांति ही एक ऐसा साधन है जो कि उत्पादन के साधनों को सभी को बांटेगा। मतलब जो उत्पादन के साधन है जिससे प्रॉफिट होता है वो सभी को बराबर जब उपलब्ध होंगे तो सभी का लाभ होगा। लाइक एक कंपनी है जो 100 रुपये कमाती है, अब और उसमें 100 वर्कर काम करते हैं, तो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर सभी वर्कर्स को एक एक शेयर दे दिया जाएगा तो अगर वो कंपनी 100 रुपये कमाती है तो एक एक रुपये सभी लोगों को मिलेगा। अगर वो कंपनी 100 लाख कमाती है तो एक एक लाख सभी लोगों को मिलेगा। अगर वो व्यक्ति 100 करोड़ कमाती है तो एक एक करोड़ सभी व्यक्तियों को मिल जाएगा। मतलब ये कि जो उत्पादन के साधन है उससे सभी को बराबर प्रॉफिट होगा। तो ये करने के लिए इन्होंने क्रांति का भी आह्वान किया मजदूरों के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पे बात को समझिए, ये जो कार्ल मार्क्स हैं वो मार्क्सवाद की विचारधारा को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के तौर पर वो समाजवाद की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर क्रांति के द्वारा या किसी भी तरीके से जो भी है, स्पेशली उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के विरुद्ध जब क्रांति कर दी जाएगी तो उसके द्वारा उत्पादन की जो प्रमुख साधन हैं उस पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। मतलब प्राइवेट चीज़ें नहीं रहेंगी, सबका समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो, एक पार्क होता है, आप पार्क में कई बार गए होंगे, एक सार्वजनिक पब्लिक पार्क होता है, ठीक है ना, मैदान वगैरह होता है ना, जो पार्क होता है हरियाली मतलब पेड़ पौधे होते हैं, तो जो पब्लिक पार्क होते हैं वहाँ पर क्या होता है, उसका यूज़ सभी लोग कर सकते हैं। मतलब वो किसके अंडर में, उसका मालिक कौन होता है, उसका मालिक समाज होता है, ठीक है। वो बात अलग है कि सरकार होती है, लेकिन उसका मालिक समाज होता है। तो उसी तरह यहाँ पे कहा गया कि सारी चीज़ें सामाजिक स्वामित्व में रहेंगी, ठीक है, और समाजवाद की स्थापना की जाएगी। समाजवाद के अंतर्गत क्या होगा, सारी चीज़ें समाज के पब्लिक सेक्टर में रहेंगी और पूंजीवाद का अंत कर दिया जाएगा। ये सारी बातें थी। इसके साथ ही आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, जैसे कि जितने भी स्वस्थ लोग होंगे उनके लिए श्रम करना अनिवार्य होगा। मतलब उनको हम बैठा के नहीं खिलाएंगे, उनके लिए मेहनत करना अनिवार्य है, चाहे टेक्नोलॉजी है या जैसी भी मेहनत है, शारीरिक मेहनत हो गई, दिमागी मेहनत हो गई, या जो टेक्नोलॉजी है, जो उत्पादन की शक्तियां हैं, उसका पूरा विकास करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब ये नहीं कि आप आलसी लेज़ी बनकर बैठे रहें बस, ठीक है। मतलब आपको विकास करना होगा, आप सभी लोग विकास करने की ओर प्रेरित होंगे, काम करने को प्रेरित होंगे। इसके साथ ही आगे बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है कि समाजवाद की विकसित अवस्था में सामाजिक जो भेदभाव होगा वो मिट जाएगा। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा या मार्क्सवाद ने कहा कि जैसे ही समाजवाद के विचार को हम अपने देश में अपनाएंगे, किसी भी देश में अपनाया जाएगा जब, तो उसमें क्या होगा, समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत, समाजवाद के अंतर्गत धीरे धीरे समाजवाद की विचारधारा पूरी तरह जब फैल जाएगी, जब समाजवाद की विचारधारा विकसित हो जाएगी पूरी तरह, तो क्या हो जाएगा, जो सामाजिक भेदभाव होगा वो ख़त्म हो जाएगा और साम्यवाद का उदय होगा। और साम्यवाद का उदय होगा और जो वर्गहीन समाज है उसकी छत्रछाया मतलब जो समाज होगा फिर वर्गहीन बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि समाजवाद की विचारधारा जब विकसित हो जाएगी तो उसके बाद वर्ग भेद, समाज में जो भेदभाव था वो मिट जाएगा और इसके बाद साम्यवाद का उदय होगा। मतलब साम्यवाद का जो पूरा विचार है वो सामने आएगा। और साम्यवाद का विचार मतलब यहाँ पे ये है कि वर्गहीन समाज होगा। समाज कैसा होगा, वर्गहीन। वर्गहीन मतलब जहाँ पर कोई भी वर्ग हो ही ना, अमीर गरीब कुछ नहीं, वर्ग है ही नहीं। जैसे आप इमेजिन कर लो कोई जाति नहीं है तो वैसे कोई वर्ग नहीं रहेगा। इमेजिन करो जैसे भारत में बहुत सारी जातियां होती हैं, है ना, तो उसी तरह अगर हम अपोजिट में अगर आपसे कहूँ कि पूरी कोई भी जाति नहीं रहेगी तो आप क्या सोचेंगे, कोई भी जाति नहीं रहेगी तो क्या होगा, सब लोगों को हम कहेंगे यार हाँ ये भारतीय है, ये भारतीय, नॉर्मली ये कहेंगे हम कि हाँ यार ये इंडियन है,
ठीक है, ये यहाँ का रहने वाला है, बस ये कहेंगे हम, ऐसे पहचान लेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो जब जाति नहीं रहेगी तो हम एक इक्वालिटी की थोड़ी सी भावना आ जाएगी, सामाजिक थोड़ा सा इक्वालिटी भी आएगी। तो ये सारी बातें हैं। तो वर्गहीन समाज, यहाँ पे जाति की तो बात नहीं हो रही, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया मैंने, लेकिन कहा गया मार्क्सवाद की विचारधारा के अंतर्गत कि समाजवाद के बाद साम्यवाद काफ़ी प्रबल रूप से प्रभावी होगा और फिर क्या होगा, वर्गहीन समाज, कोई वर्ग रहेगा ही नहीं, ऐसे समाज की स्थापना की जाएगी और विकास किया जाएगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, हकीकत में मार्क्सवाद की विचारधारा यही कहती है, लेकिन इस विचार को पूरी तरह कभी भी लागू नहीं किया गया, ना तो यूएसएसआर में लागू किया गया, ना ही चाइना में लागू किया गया, याद रखना। ठीक है, वर्गहीन समाज पूरी तरह कभी भी लागू हो ही नहीं पाया। ऐसा कहा गया था कि जो सरकार है एक दिन वो भी हट जाएगी। देखो क्या होता है कि शुरू में मार्क्सवाद की विचारधारा के अंतर्गत कहा गया था कि सारी चीज़ें ना सारी चीज़, जितनी भी चीज़ें होंगी समाज में, जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी पहले समाजवाद के अंतर्गत लाई जाएंगी। समाजवाद के अंतर्गत लाने के लिए एक प्रभावी सरकार होनी चाहिए, और सरकार कौन होगी, साम्यवादी सरकार होगी। तो साम्यवादी सरकार आ तो जाती है, हम देखते हैं यूएसएसआर में साम्यवादी सरकार आती है, यूएसएसआर में, चाइना में साम्यवादी सरकार आती है, और साम्यवादी सरकार के अंतर्गत समाजवाद की नीतियों को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन मार्क्सवाद की विचारधारा में आगे कहा जाता है कि ये सरकार के पास जो बहुत सारी जो शक्तियां हैं ना, धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगा और वर्गहीन समाज पैदा हो जाएगा, और जिसमें कोई भी प्रभुत्वशाली नहीं रहेगा, कोई भी डोमिनेंट क्लास होगी ही नहीं। हालांकि इस विचार को कभी लागू नहीं किया गया। जो सरकारें आई वो सरकारें अपने पास ही शक्तियां सारी की सारी रख ली उन्होंने। लाइक यूएसएसआर में जो सरकार आई, चाइना में जो सरकार आई, वो सर्वाधिकारवादी सरकार बन गई और सारी शक्तियां उन्होंने अपने हाथों में केंद्रित कर ली और कई सारे अधिकारों का भी उल्लंघन किया लोगों के। तो ये सारी बातें थी, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया आपको मैंने। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये जो मार्क्सवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई थी, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था मार्क्सवाद की विचारधारा। मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है वो आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में। अब इसको दोस्तों थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसको काफ़ी बड़ा टॉपिक है। यथार्थवाद और उदारवाद के विपरीत मार्क्सवाद एक सामाजिक दुनिया में विश्वास करता है, जिसके संदर्भ में वह मानता है कि इसका समग्रता में विश्लेषण किया जाना चाहिए। वहीं प्रसिद्ध यथार्थवादी विद्वान केनेथ वॉल्टर्स मार्क्सवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दूसरी छवि मानते हैं। वॉल्ट्स के ऐसा विचार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संदर्भ में मार्क्सवादी मानते हैं कि यदि एक समाजवादी शासन अस्तित्व में आ जाएगा तो इससे राज्यों के बीच संघर्ष को रोका जा सकता है। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो मार्क्सवाद की विचारधारा है वो मानती है कि जो दुनिया है उसमें वो एक सामाजिक दुनिया होनी चाहिए। दुनिया जो पूरा का पूरा जो विश्व है, इसमें जितने भी देश हैं वो समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत अपने मतलब समाजवाद की विचारधारा के अंतर्गत देश चलने चाहिए, ताकि पूरे विश्व में संघर्ष को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर यही है कि मार्क्सवाद की विचारधारा यथार्थवाद और उदारवाद के विपरीत सामाजिक दुनिया की बात करती है। इसके साथ ही एक यथार्थवादी विद्वान हैं जिनका नाम है केनेथ वॉल्टर्स, बहुत बड़े विद्वान हैं ये। तो इन्होंने यथार्थवाद के अंतर्गत क्या कहा था, यही कहा था कि ये जो दुनिया है वो यथार्थवादी है। यथार्थवादी का मतलब ये है कि जो देश हैं वो आज भी अपनी बाउंड्री को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, वो आज भी युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, युद्ध से नहीं डरते हैं। ये सारी बातें केनेथ वॉल्टर्स ने यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत कही हैं। ठीक है, आपने यथार्थवाद की वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन फिर भी जो केनेथ वॉल्टर्स हैं वो मार्क्सवाद को दुनिया की दूसरी छवि बता देते हैं। मतलब ये कि पहला स्थान इन्होंने यथार्थवाद को तो दिया, लेकिन दूसरा स्थान इन्होंने मार्क्सवाद को दिया। तो इस तरह से हम मार्क्सवादी विचारधारा के महत्व को समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। वॉल्टर्स ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि इस संदर्भ में जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो समाजवादी शासन स्थापित होने से विश्व में संघर्ष को रोका जा सकता है। देखो, अगर मार्क्सवाद की विचारधारा पूरी तरह अगर विश्व में लागू हो जाए तो ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल दिखता है कि विश्व में संघर्ष को रोका जा सकता है। क्योंकि जब सभी मजदूर वर्ग इकट्ठे होंगे, सभी पूरी दुनिया ही वर्गहीन समाज के अंतर्गत आ जाएगी, तो कोई किससे क्यों लड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है हालांकि। और आखिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले ही कि मार्क्सवाद की विचारधारा पूरी तरह कभी भी लागू ही नहीं हो पाई। इसके अलावा मार्क्सवादी यह भी मानते हैं कि वैश्विक राजनीति की मूल छवि ऑक्टोपस मॉडल पर आधारित है, जिसमें पूंजीवादी महाशक्तियों ने संपूर्ण विश्व व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है।
देखिए, मार्क्सवादी ये भी मानते हैं कि पूरे विश्व में जो आज हम वैश्विक राजनीति देख रहे हैं पूरे विश्व में, ये ऑक्टोपस मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल में क्या है कि जो प्रमुख शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, जो पूंजीवादी, इन्होंने पूरे विश्व को पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है, ऐसा मानते हैं मार्क्सवादी। तो यहाँ पे हमने हल्की सी बात कर ली, जितनी बात आपको समझ में आई ठीक है, जितना नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का समझ लो थोड़ा सा, एक बार वीडियो अगर नहीं ज़्यादा नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो बाद में और देख लेना, लेकिन यहाँ तक जितना समझ में आ गया ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक चीज़ ये कहूँगा कि अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा अंदर, हल्का हल्का आपको समझा रहा हूँ, इतना ही इनफ है। नहीं तो ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा वीडियो भी लंबा होगा और उतना बोरिंग भी हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट मतलब उतना ही है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, मार्क्सवाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय में उनके योगदान को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। अब कुल मिलाकर मुद्दे पर आ गए अब हम कि मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या योगदान देता है, इसे हम 4 बिंदुओं में समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं, और भी बिंदु हो सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इन 4 पॉइंट में हम काफ़ी अच्छे से मार्क्सवाद के योगदान को समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, IR में इनका क्या रोल है। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रोल है इनका, तो इसे हम समझ सकते हैं विश्व व्यवस्था के सिद्धांत से। आलोचनात्मक सिद्धांत है कि उससे समझ सकते हैं हम। ग्रामशीवाद है एक सिद्धांत है, उससे हम समझ सकते हैं। नव मार्क्सवाद के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो नव मार्क्सवाद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, मार्क्सवाद के अंतर्गत आ जाता है। क्या है, कैसे है, इसको समझ लेते हैं। पहला है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, काफ़ी बड़ा सिद्धांत है ये। तो देखिए, इमैनुअल वॉलरस्टीन, टेरेंस हॉपकिंस, समीर अमीन, आंद्रे गुंडर फ्रैंक और जियोवन्नी अरिधी जैसे कुछ प्रमुख विद्वानों ने मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत निर्भरता सिद्धांत को विकसित किया था। इस संदर्भ में वॉलरस्टीन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में असमानता की एक स्तरीकृत संरचना है जो संस्थागत शोषण पर आधारित है। इसलिए विश्व व्यवस्था सिद्धांत संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को विश्लेषण की इकाई मानता है। इसके अलावा विश्व व्यवस्था सिद्धांत यह भी मानता है कि विकास और अल्प विकास वैश्विक शक्ति संबंधों का परिणाम है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि पहला यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए, ये प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने विश्व व्यवस्था सिद्धांत में अपना योगदान दिया है मार्क्सवाद के अंतर्गत। देखो, इन्होंने कहा है कि विश्व व्यवस्था जो वर्तमान में है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, और उन संस्थाओं के द्वारा जो गरीब देश हैं, जो कामगार वर्ग है या जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है। स्पेशली गरीब देश कह सकते हो, या जो असमानता है उसके इन्हीं के कारण हो रही है। तो विश्व व्यवस्था सिद्धांत में प्रमुख ये जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था में कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं पता है? देखो, सिंपल सी बात है यार, जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं आज के टाइम पर हम देख सकते हैं बहुत सारे, लाइक वर्ल्ड बैंक है, WTO है ना, या IMF है, या दूसरी कई सारी संस्थाएं हैं। वो कौन है? वो पूंजीवादी हैं। तो मार्क्सवाद तो हमेशा से पूंजीवाद का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एनिमी है, या पूंजीवाद के अपोजिट में रहता है। तो जो संस्थाएं हैं वो कौन सी हैं? वो पूंजीवादी संस्थाएं हैं मुख्य तौर पर। और ये यही कह रहा है कि पूंजीवादी बड़ी बड़ी ये जो संस्थाएं हैं पूरे विश्व में, बहुत सारी ये जो संस्थाएं हैं विश्व में, ये शोषण कर रही हैं विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, ठीक है। ये यही बात करते हैं ये, और इसी कारण अल्प विकास होता है कई देशों का, और विश्व में जो बड़े देश हैं उन्हीं का विकास हो रहा है, वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इसके अलावा इमैनुअल वॉलरस्टीन मानते हैं कि पूंजीवाद ने 16वीं शताब्दी में यूरोप और इसके परिधि में अपनी जड़ें मजबूत की थी, जिसके कारण केंद्र के देशों को आर्थिक गतिविधि से अधिकतम लाभ मिल रहा है, क्योंकि केंद्र के देश उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और असमान विनिमय पर आधारित श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन द्वारा अर्ध परिधि और परिधि के देशों का शोषण कर रहे हैं। यहाँ पे बात को समझिए। यहाँ पे केंद्र का मतलब होता है जो यूरोप के जो प्रमुख देश हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है। तो जो प्रमुख देश हैं जिन्होंने राज किया है दूसरे देशों के ऊपर, या जो अमीर देश हैं बहुत बड़े बड़े, वो आते हैं केंद्र के देश में। परिधि देश में गरीब देश आते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं परिधि देशों की, तो परिधि मतलब साइड के देश हैं, ये गरीब हैं, ये एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देश हैं परिधि देश, ठीक है। तो केंद्र और परिधि देश, तो इनके संबंध कैसे रहे हैं? इनके संबंध ऐसे रहे हैं कि केंद्र ने परिधि देशों का शोषण किया है। यह इसी की ओर इमैनुअल वॉलरस्टीन हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो केंद्र के देश हैं इन्होंने उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया और असमान
विनिमय किया, जिसके आधार पर इन्होंने अत्यधिक श्रम का लाभ उठाया, ठीक है। और परिधि और जो अर्ध परिधि देश हैं, जो थोड़े विकसित हैं, हल्के ठीक है ठाक स्थिति में हैं, वो और जो सबसे गरीब देश हैं वो, उनका शोषण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बातें इन्होंने बताई। अभी डिटेल में चर्चा करूँगा उसके ऊपर। वहीं विश्व व्यवस्था सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग विचारकों ने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, जो कि विश्व असमानता पर आधारित हैं। हालांकि इसके बावजूद उनके शब्दावली में थोड़ी भिन्नता रही है। उदाहरण के लिए, जहां एक तरफ समीर अमीन, आंद्रे गुंडर, फ्रैंक ने केंद्र और परिधि के संबंधों पर काफ़ी जोर दिया था, तो वहीं इसके बेहतर विश्लेषण के लिए वॉलरस्टीन ने तीन स्तरीय संरचना का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने अर्ध परिधि अवधारणा को केंद्र और परिधि के अवधारणा के साथ रखा था। वहीं विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आने के साथ ही सभी का ध्यान तीसरी दुनिया के देशों पर चला गया, जो परिधि और अर्ध परिधि के रूप में जाने जाते थे। इसी कारण से वर्तमान समय में विश्व उत्तरी देशों को केंद्र और विश्व के दक्षिणी देशों को परिधि और अर्ध परिधि के रूप में देखा जाता है। यहाँ बात को समझिए, कुल मिलाकर बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखो, विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या है। मार्क्सवाद के अंतर्गत कई सारे जो दार्शनिक हैं, कई सारे जो विचारक हैं, वो विश्व व्यवस्था की बात करते हैं। वो कहते हैं, देखो, आज वर्तमान समय में आपको जो विश्व दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल रिलेशन में हम देख रहे हैं, जो हमें वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, उसमें कई सारी संस्थाएं हैं जो कि पूंजीवादी संस्थाएं हैं। और ये जो पूंजीवादी संस्थाएं, कैपिटलिस्ट ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कि जो केंद्र के बड़े अमीर देश हैं, उनका प्रभाव है, वो उनके द्वारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। ठीक है। फिर इतिहास में चले जाते हैं, वर्ल्ड सिस्टम में फिर इतिहास में चले जाते हैं। यही जो दार्शनिक हैं, फिर ये इतिहास की भी बात करते हैं। ये कहते हैं जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है, इसमें शोषण हो रहा है और लगातार शोषण हुआ है गरीब देशों का, जो परिधि के देश हैं। जैसे कि यहाँ पर इमैनुअल वॉलरस्टीन है, जो कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पूंजीवाद का उदय हमने देखा था, और इसके कारण क्या हुआ, केंद्र ने क्या किया, जो प्रमुख देश थे उन्होंने क्या किया, जो परिधि देश थे और जो अर्ध परिधि देश हैं, इनका शोषण किया। इसके अलावा कई तरह के जो अलग अलग विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने ढंग से वैश्विक असमानता, मतलब विश्व में जो असमानता है, इसको समझाने का प्रयास किया है। ये सारे के सारे मार्क्सवादी विचारक हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि समीर अमीन या जो आंद्रे गुंडर फ्रैंक हैं, इन्होंने केंद्र और परिधि दो उदाहरण लेकर पूरे विश्व व्यवस्था में जो असमानता है, इसको समझाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा जो केंद्र है, जो मतलब सेंट्रल स्टेट हैं, जो प्रमुख देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान ले लो, ठीक है, और जो बड़े देश हैं, तो ये इटली हो गया, तो केंद्र के देश रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, जो परिधि देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो मतलब काफ़ी कमज़ोर हैं, अफ्रीका के देश ले लो, बांग्लादेश हो गया, दूसरे जो कई सारे देश हैं, जो पिछड़े हुए देश हैं काफ़ी, तो वो परिधि देश में आ जाते हैं। ठीक है। विकासशील देश हैं, तो वो परिधि देश में आते हैं, तो उनका शोषण किया। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा जो वॉलरस्टीन हैं, वो भी मार्क्सवादी विचारक हैं। उन्होंने पूरे विश्व की असमानता को बताने के लिए तीन स्तरीय संरचना का उल्लेख किया है। उन्होंने केंद्र भी रखा है, अर्ध परिधि की अवधारणा को भी रखा है। ठीक है, केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि, ये तीन उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये सारी बातें, कॉमन सी बातें, आपको समझ में आ जाएगा। अब यही मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये केंद्र परिधि वगैरह है क्या, इसको मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया ही है। ठीक है, केंद्र मतलब क्या है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग बता दोगे मुझे। यहाँ पर अमीर देश, ठीक है, जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर राज किया है। परिधि आप बता दोगे, जो बहुत गरीब देश हैं। अर्ध परिधि का मतलब ये समझ लो यार, जो आधे गरीब हैं। आधे परिधि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो विकासशील हैं, थोड़े ऊपर पहुंच चुके हैं। लाइक आप चाइना ले सकते हो यार, चाइना खुद को विकासशील देश कहता है, हम मानते हैं चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी यार चाइना काफ़ी मतलब पैसे के मामले में उन्नति कर चुका है। आज आप खुद सोचिए, विश्व का जो सबसे बड़ा देश है अमेरिका, जब वो देश उसको चुनौती दे सकता है, तो मतलब वो कुछ तो मतलब पैसे के मामले में ऊपर है। तो चाइना अर्थ परिधि में आ रहा है। भारत को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। भारत एक गरीब देश है, लेकिन अब इतना भी गरीब नहीं है। भारत की बहुत बेकार इकोनॉमी हो, बहुत बेकार मतलब पीछे हो, तो बहुत पीछे नहीं है। कई सारे सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो भारत को आप अर्थ परिधि में ले सकते हो। दूसरी तरफ जो बहुत गरीब देश हैं, आप युगांडा ले सकते हो, आप जो दूसरे अफ्रीका के गरीब सारे देश हैं,
मिडल ईस्ट की कई सारी कंट्रियां हैं जो काफ़ी गरीब हैं, तो उसको आप परिधि देश कह सकते हो, जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं पहले। तो ये सारी बातें हैं। इसी को अब मैं यहाँ पे वॉलरस्टीन ने इसी का उदाहरण देते हुए विश्व व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर होगी, यहाँ पे आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, क्या था कैसे था यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो वॉलरस्टीन है, उन्होंने विश्व व्यवस्था के सिद्धांत में केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बारे में क्या बातें आपको बताई हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, ठीक है। वैसे समझ में आपको आ गया है। अब मैं केंद्र बता देता हूँ, आपको रीड करके बताता हूँ। देखो, विश्व अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी प्रकृति में केंद्र देशों को सबसे अधिक लाभ हुआ था। यूरोप के उत्तर पश्चिमी देशों को केंद्र देशों के रूप में जाना जाता है। केंद्र देशों का उल्लेख करते हुए वॉलरस्टीन कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की उपस्थिति, उच्च क्रय शक्ति, कच्चे क्रय शक्ति मतलब विक्रय मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना, तो ज़्यादा खरीदने की शक्ति, कच्चे माल का आयात और निर्मित मालों का निर्यात आदि इन देशों के प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। आपको हल्का समझ में आ गया ना कि केंद्र देश कौन है। तो केंद्र देश वही देश हैं जो जिन्हें पूंजीवाद से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। स्पेशली उत्तर पश्चिमी जो देश हैं, यूरोपीय, अमेरिकन जो देश हैं, वो आते हैं केंद्र में, ठीक है। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है इन देशों में। यहाँ पे जो व्यक्ति है उनकी खरीदने की क्षमता ज़्यादा है, अमीर व्यक्ति हैं काफ़ी। कच्चे माल का आयात ज़्यादा होता है केंद्र वाले देशों में, आज भी है ये केंद्र देश, ठीक है। यहाँ पे केंद्र देश में कच्चा माल खरीदने का मतलब ज़्यादा खरीदा जाता है कच्चा माल, और निर्मित मालों का निर्यात भी बहुत ज़्यादा होता है, बने हुए तैयार माल बेचे जाते हैं इनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा केंद्र देशों में स्थिर और मजबूत सरकार होती है जिन्हें पेशेवर नौकरशाही और सेना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस कारण से यह संगठित व्यवस्था घरेलू पूंजीपतियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य पर उच्च नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे उन्हें आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी लाभ मिलता है, ठीक है। सामान्य बातें हैं। इसके अलावा उचित प्रबंध, अनुसंधान और अन्य बुनियादी संरचनाओं का विकास और खरीद के लिए सरकारी नीतियों के साथ यह केंद्रीय देश पूंजी संचय को बढ़ावा देते हैं। वहीं वर्ग संघर्ष और विरोध संबंधी खतरों को कम करने के लिए ये केंद्र देश एक उचित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। इसके अलावा इन केंद्र राज्यों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि केंद्र देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये सामान्य बातें हैं। केंद्र देश कौन है ये आपको हल्का सा बता दिया, ठीक है। केंद्र देश में मजबूत सरकारें वगैरह होती हैं, नौकरशाही होती है प्रमुख जो अच्छे से देश को संभालती है, प्रबंधन काफ़ी अच्छा होता है, रिसर्च वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है केंद्र के देशों में, स्पेशली जो अमीर देश हैं वो, ठीक है। और ये जो केंद्र के देश हैं वो पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इतना पैसा खर्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको आज कर्जा चाहिए, आईएमएफ के पास आप चले जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा, आप किसी भी देश से बिलोंग करते हो, लेकिन आईएमएफ बदले में आपको कई सारी शर्तें मानने को कहेगा। और वो शर्तें कैसी होती हैं? वो शर्तें पूंजीवादी शर्तें होती हैं। वो शर्तें यही होती हैं कि आपके देश में पूंजीवादी विचारों को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए आपके देश में, और लोकतांत्रिक सरकार को भी बढ़ावा देने की बात की जाती है। तो ये पूंजीवाद की विचारधारा को बढ़ावा देना चाहते हैं केंद्र के देश। अब परिधि देश में कौन से देश शामिल हैं, इसको जल्दी से बता देता हूँ। मन तो नहीं कर रहा रीड करने का, लेकिन फिर भी रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रीड ना करना पड़े। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं रीड बस इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को रीड ना करना पड़े, बाकी मैं बिना रीड किए भी पढ़ा सकता हूँ, और काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है जब मैं एक बार रीड कर देता हूँ। तो वे देश जिनकी केंद्र स्तर पर मजबूत सरकार नहीं होती, बल्कि ठीक इसके विपरीत जिन देशों की सरकारें काफ़ी कमज़ोर होती हैं और जिन देशों पर अन्य देशों द्वारा आसानी से अपना प्रभाव या नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, उन देशों को परिधि देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इन परिधि देश संबंधी देशों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह केंद्र के देशों को कच्चा माल निर्यात करते हैं। इसके अलावा केंद्र और परिधि देशों के बीच असमान व्यापार संबंध होने के कारण परिधि के देशों द्वारा भारी मात्रा में अधिशेष उत्पन्न किए जाने के बावजूद भी केवल केंद्र के देशों को ही उसका लाभ मिलता है। इसी कारण से परिधि देश विश्व के सबसे कम विकसित देश हैं। इसके अलावा केंद्र के देश खनिज के रूप में कच्चे माल, वन उत्पादन और कृषि उत्पादनों के रूप में वस्तुओं का आयात करवाकर सस्ते श्रम के रूप में परिधि देशों का शोषण करते हैं। परिधि देशों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। देखिए दोस्तों, परिधि देश थोड़ा अपोजिट है।
थोड़ा क्या, बिल्कुल अपोजिट कह लो, केंद्र के अपोजिट में होता है परिधि देश। केंद्र क्या था, अमीर था, परिधि देश काफ़ी गरीब है। यहाँ पर जो सरकारें हैं वो काफ़ी अस्थिर होती हैं, ठीक है। अस्थिर मतलब काफ़ी कमज़ोर सरकारें होती हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं सरकारें। दूसरे देश इनके ऊपर आसानी से प्रभाव जमा लेते हैं, लाइक चाइना जैसे देश जो है वो बड़ी बड़ी मात्रा में अफ्रीकन देशों को कर्जा मुहैया करा देते हैं, फिर वहाँ की जो नीति है, जो राजनीति है, उसको प्रभावित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कच्चा माल ज़्यादा बनाते हैं, कच्चा माल ज़्यादा तैयार करते हैं और वो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं केंद्र के देशों को, और केंद्र के देश अपनी नीतियों के द्वारा इनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। अर्ध परिधि में कौन देश आते हैं, तो वॉलरस्टीन के अनुसार अर्ध परिधि के देशों में केवल वे देश ही नहीं आते जो कभी केंद्र के देशों में शामिल थे और जिनका अब पतन हो गया है, जैसे कि स्पेन और पुर्तगाल, बल्कि इसमें वे देश भी आते हैं जो पहले परिधि में थे परंतु अब वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत स्थिति करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, चाइना और भारत भी ले सकते हो। इन अर्ध परिधि देशों की प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्र स्तर पर सरकार और प्रमुख स्थानीय समुदाय के बीच बीच तनाव देखने को मिलता है, और अर्ध परिधि वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक केवल सीमित पहुंच होती है। इसके अलावा इन अर्ध परिधि देशों की उच्च लागत और उच्च गुणवत्ता वाले निर्मित वस्तुओं के उत्पादन तक भी सीमित पहुंच होती है। कहने का मतलब यह है कि अर्ध परिधि देश में वो देश शामिल हैं जो पहले, मान लो, हो सकता है कि केंद्र में शामिल थे, जो बहुत अमीर देश थे, लेकिन वो गरीब हो गए, उनकी हालत ख़राब हो गई, और वो ज़्यादा गरीब भी नहीं हुए लेकिन मिडल में आ गए एक तरह से। तो जैसे कि स्पेन वगैरह हैं, पुर्तगाल है, तो इनको हम अर्ध परिधि में ले लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो पर्सनली मैं कहूँ तो इनको केंद्र में भी आप रख सकते हो। हालांकि ये है कि इनका प्रभाव काफ़ी हद तक बहुत ख़त्म सा हो गया है। पहले स्पेन और पुर्तगाल की बात अलग थी भाई, पुर्तगाल ने ही तो सबसे पहले भारत में कब्जा किया था, और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको आज तक अंग्रेज़ों ने जिस पर कब्जा नहीं किया। मतलब क्या था, मतलब पुर्तगाल का कब्जा था, ठीक है, गोवा पर। और स्टार्टिंग भी पुर्तगाल ने ही की थी, भारत में आने की खोज भी वास्को डी गामा के द्वारा हुई थी। तो पुर्तगाल एक प्रभावी देश था पहले, स्पेन के अंडर में था पहले पुर्तगाल, और स्पेन का भी काफ़ी बड़ा रोल था। जो अमेरिका वगैरह हैं, जब अमेरिका की खोज हुई थी, पहले अमेरिका वगैरह का कोई जानता नहीं था, तो उस समय भी स्पेन वगैरह काफ़ी प्रमुख देश थे। स्पेन वगैरह ने काफ़ी बड़े बड़े कब्जे किए थे, बहुत सारे देशों को अपने अंडर में रखा था, स्पेशली जो अमेरिका के जो नए देश मिले थे उनको, ठीक है। जैसे कि लैटिन अमेरिका वगैरह हो गया ना, या जो उत्तरी अमेरिका है। पहले यहाँ पर इतनी बसावट नहीं थी, लोगों को नहीं पता था कि पहले यहाँ पे ये लोग भी हैं, मतलब अमेरिका नाम का भी कोई कॉन्टिनेंट है, ऐसा पहले हम लोगों को पता ही नहीं था। हाँ, आगे चलकर जब कोलंबस ने खोज की, उसके बाद फिर यूरोपीय लोगों ने वहाँ पर धावा बोल दिया, और फिर धीरे धीरे वहाँ पर फिर यूरोपीय लोग बस गए। तो ये सारी बातें हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं बस ये बता रहा था कि स्पेन का, पुर्तगाल का एक बहुत बड़ा काफ़ी ज़्यादा प्रभुत्व था पहले। 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में इनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व था विश्व पर, काफ़ी अच्छा इनका प्रभाव था। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा कम, मतलब एक आप कह सकते हो कि उदासीन हो गए। इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा अब नहीं जानते, इनका नाम हम इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो इनके प्रभाव में काफ़ी कमी आई है, जिस कारण से इनको अर्ध परिधि में रखा जाता है। लेकिन फिर भी इनकी स्थिति ठीक ठाक है, तो आप इन्हें केंद्र में भी रख सकते हैं। लाइक ये एक उदाहरण हो गया, लेकिन फिर भी ये तो वो देश हैं जो कमज़ोर हुए इसलिए अर्ध परिधि में आ गए। मतलब पहले ये केंद्र में थे और अब कमज़ोर होकर अर्ध परिधि में आ गए। लेकिन हाँ, जो देश पहले परिधि में थे, जो पहले सिर्फ परिधि देश में थे, जो आगे बढ़े धीरे धीरे, उन्होंने अपनी तरक्की की, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, जैसे कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चाइना, भारत, तो ये भी अब अर्ध परिधि का हिस्सा बन गए हैं परिधि से। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यहाँ हमने बस एक ही टॉपिक कवर किया, वो ये है कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमने ये समझ लिया कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत क्या था। इसको हमने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। आ गया आपको समझ में, जितना आया ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रामशीवाद के। भी क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, देखो आप सारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, तो सिलेबस में आपको इसे पढ़ना है, इसे समझा देता हूँ। इटली के मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रामशी को मार्क्सवाद के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। प्रमुख कहना गलत होगा यार, ये कह सकते हो एक अन्य प्रमुख विचारक आप इन्हें कह सकते हो,
ठीक है, तो इनका भी एक योगदान रहा है, इन्हें भी एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ही हैं प्रमुख, और फ्रेडरिक एंगल्स वगैरह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादा नहीं मतलब वो भी इंपॉर्टेंट थे और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामशीवाद में इनका एक मार्क्सवादी विचारधारा में एंटोनियो ग्रामशी जो कि इटली के एक विचारक हैं, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस दौरान पूंजीवाद के संदर्भ में ग्रामशी कहते हैं कि पूंजीवादी दो अलग अलग संरचनाओं के माध्यम से अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। ठीक है, जो निम्न प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात को मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी मार्क्सवादी हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, वो पूंजीवाद को सामने रखकर ही बात करेंगे आपसे। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है। आज से 300 साल पहले भी कौन सी विचारधारा सामने आ रही थी? पूंजीवाद की विचारधारा सामने आ रही थी। 400 साल पहले भी पूंजीवाद की विचारधारा ही प्रबल रूप से सामने आई थी। तो पूंजीवाद के क्रिटिक में, पूंजीवाद के अपोजिट में ही तो मार्क्सवाद आया है सामने। तो मार्क्सवाद की विचारधारा बिना पूंजीवाद के एक्सप्लेन की ही नहीं जा सकती। इसीलिए आप देखोगे कि मार्क्सवाद की विचारधारा में पूंजीवाद के अपोजिट में या पूंजीवाद के बारे में कई सारे विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे, और वर्तमान में पूंजीवादी ही व्यवस्था चल रही है, हकीकत है ये। वर्तमान में विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था को ही मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसीलिए अब जब हम देखते हैं कि अरे वर्तमान में क्या चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, तो हम एक्सप्लेन जब करेंगे वर्तमान, तो इस तरह पूंजीवाद का जिक्र आना बिल्कुल तय है। तो यहाँ पे ग्रामशी यही कह रहे हैं कि वर्तमान समय में ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये अपना वर्चस्व पूरे विश्व में किस तरह से बनाए रखती है। तो दो तरीके हैं वो, जिनके द्वारा पूंजीवादी विचार या पूंजीवादी व्यवस्था पूरे विश्व में बनी हुई है। दो तरीके क्या हैं? तो पहला है वैधता की संरचना। ग्रामशी के अनुसार नागरिक समाज, स्कूल, धर्म यानी कि जो चर्च वगैरह है, मंदिर हैं, परिवार, सामाजिक मूल्य आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से पूंजीवाद के शोषण और संरचना को सहमति और वैधता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बल प्रयोग, ग्रामशी राज्य और उसके यंत्रों को नागरिकों पर बल प्रयोग का प्रमुख प्राधिकार मानते हैं, जिसमें वे सेना, पुलिस और स्वयं राज्य को शामिल करते हैं। इस संदर्भ में ग्रामशी कहते हैं कि जब भी वैधता की संरचना विफल होती है तो पूंजीवादी समूह बल प्रयोग का सहारा लेते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। ग्रामशी क्या कह रहे हैं? जो एंटोनियो ग्रामशी है वो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में आज हम देख रहे हैं, जो पूरा विश्व बना हुआ है, जो पूरा विश्व है समाज में, वो उसमें हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो क्या है, मतलब पूरे विश्व में हम जो भी व्यवस्था देख रहे हैं वो है क्या? वो क्या है? वो पूंजीवादी व्यवस्था है। और ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हो रहा है पूरे विश्व में? इस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण मतलब एक तरह से शोषण या असमानता फैली हुई है। जो भी चीज़ें हैं वो फैली हुई हैं। लेकिन ये जो पूंजीवाद है, ये अपने आप को किस तरह से, यानी कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण पूरे विश्व में पूंजीवाद बना हुआ है? तो पूंजीवाद दो तरीकों से अपने आप को बनाए रखता है। वो दो तरीके कौन से हैं? तो वो ग्रामशी कह रहे हैं, पहला तरीका है वैधता और संरचना। वैधता और संरचना का मतलब ये है कि पूंजीवाद पहले अपने आप को वैधता प्रदान करवाता है समाज में ऐसा विचार फैलाया जाता है जिसके कारण पूंजीवाद को सभी लोग वैधता, लेजिटिमेसी प्रदान करते हैं और सहमति जताते हैं। मतलब स्कूल हो गया, जो पूरा समाज है, परिवार है, नागरिक समाज है, मंदिर है, मस्जिद है, या जो चर्च है, वहाँ पर ऐसे विचार फैला दिए जाते हैं जिसके कारण माहौल ऐसा मिलता है कि पूंजीवाद की जो विचारधारा है उसको वैधता मिल जाती है। और जब लगता है कि वैधता नहीं मिल पा रही है, जब कभी लगता है कि वैधता का विचार मतलब काम नहीं कर रहा, लोग विरोध कर रहे हैं हमारे पूंजीवाद की विचारधारा का, तो पूंजीवाद की विचारधारा क्या करती है? बल का प्रयोग करती है। इसमें सरकार शामिल है, सेना शामिल है, पुलिस वगैरह शामिल है। इसका प्रयोग किया जाता है और बल प्रयोग के द्वारा भी पूंजीवाद के विचार को बनाए रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दो तरीके हैं, एक वैधता की संरचना और एक बल प्रयोग। वैधता की संरचना का मतलब है माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसमें पूंजीवाद की विचारधारा को सभी लोग सहमत होते हैं कि हाँ, पूंजीवाद की विचारधारा सही है, ठीक है, हमें इसे मानना चाहिए। लेकिन जब ऐसा लगता है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पूंजीवाद की विचारधारा को क्रिटिक किया जा रहा है, तो बल प्रयोग भी किया जाता है। और इसी तरह से ग्रामशी कह रहे हैं कि इसी तरह से पूंजीवाद की विचारधारा विश्व में अपने आप को बनाए रखती है। इसके अलावा ग्रामशी वैश्वीकरण की प्रक्रिया की आलोचना करते हैं। इस क्रम में वे मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने विकासशील देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसको जबरन थोपा है। इसके अलावा अपने आर्थिक लाभों, प्रथम विश्व का मतलब जो यूरोपीय देश हैं जिन्होंने दूसरे देशों के ऊपर कब्जा किया है, दूसरे देशों को गुलाम बनाया है, इसमें अमेरिका, यूरोपीय देश शामिल हैं, ठीक है, प्रथम विश्व में।
पहले विश्व के जो देश हैं वो अपने आर्थिक लाभों के लिए वैश्वीकरण की पूरी प्रक्रिया को वैध बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि वे इन सब से संबंधित प्रचलित सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को बनाए रख सकें। इसलिए ग्रामशी का सुझाव यह है कि सर्वहारा वर्ग विकासशील देशों को स्वयं अपना बौद्धिक वर्ग बनाना चाहिए, ताकि वे स्थापित वर्चस्व का विरोध कर सकें। कुल मिलाकर कहा जाए तो आगे ग्रामशी कह रहे हैं कि ये जो वैश्वीकरण का विचार है ये थोपा गया है पूंजीवादी देशों के द्वारा। किन देशों पर? पूरे विश्व पर थोपा गया है, ठीक है। और वैश्वीकरण के द्वारा शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है जो प्रथम विश्व के देश हैं उनके द्वारा। सिंपल सी बात है यार, वैश्वीकरण की विचारधारा पूंजीवाद को, उदारवाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देती है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन विश्व में हो रहा है तो ग्लोबलाइजेशन को हम सराहते हैं, ऐसी बात नहीं हम उसको निंदा करें, लेकिन कई सारी जो चीज़ें हैं वो यही इंडिकेट करती हैं कि वैश्वीकरण का विचार जो है वो उदारवाद और पूंजीवाद को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो ग्रामशी यही कह रहे हैं कि इस तरह भी पूंजीवाद को वैधता प्रदान, एक लेजिटिमेसी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि अपना खुद का बौद्धिक वर्ग होना चाहिए सभी का, जो सर्वहारा वर्ग है, जो पूरा वर्ग है। सर्वहारा वर्ग मतलब जो कामगार वर्ग है, जो सामान्य आम नागरिक हैं, उनका अपना खुद का एक बौद्धिक वर्ग उन्हें बनाना चाहिए और अपने हिसाब से वो सारे निर्णय कर सकें। ये सारी चीज़ें थी और इस तरह हमने ग्रामशीवाद को भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। अब एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, 2 टॉपिक और पढ़ने। पहला है यहाँ पर अभी आलोचनात्मक सिद्धांत। तो कई सारे टॉपिक अभी हमने कवर किए, अब हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक सिद्धांत की। ये क्या है इसको देख लेते हैं जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आलोचनात्मक सिद्धांत का उद्भव कांट, हीगल और मार्क्स के लेखों के द्वारा हुआ है। तो ये भी प्रमुख दार्शनिक हैं, ठीक है। कांट के बारे में आपने सुना होगा, हीगल हैं, हाँ, GWF हीगल, कार्ल मार्क्स। तो ये प्रमुख दार्शनिक हैं जिन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। अब ये आलोचनात्मक सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ एक तरफ परंपरागत मार्क्सवादी परिवार की संरचनाओं, ज्ञान उत्पत्ति, संस्कृति, नौकरशाही और सामाजिक संबंधों जैसे प्रमुख मुद्दों का ही अध्ययन करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने समाज में मीडिया और संस्कृति की भूमिका का काफ़ी कुशलता से अध्ययन किया। तो पहली बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई कि जो पहले परंपरागत, जो पुराने जो मार्क्सवादी विचारक थे, वो सिंपल सा यही कह रहे थे कि हमें संरचनाओं पर फोकस करना चाहिए परिवार की, और जो ज्ञान उत्पत्ति है उस पर ध्यान देना चाहिए, संस्कृति और नौकरशाही की ही बात करनी है। सिर्फ इसी तक अपने आप को सीमित रखे हुए थे। लेकिन आगे चलकर जो दूसरे दार्शनिक आए, उन्होंने क्या किया, नए मुद्दों को उठाया और आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने कुछ नए मुद्दों को उठाया और मीडिया और संस्कृति की भूमिका पर भी बल दिया अपने अध्ययन में। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कांट, हीगल और जो ये मार्क्स हैं, ये तो पुराने ही विचारक हैं, तो ये कैसे आलोचनात्मक सिद्धांत को बढ़ावा दे सकते हैं? तो बात को समझो, देखो, इनके लेख में ही आलोचनात्मक सिद्धांत को ढूंढ लिया गया। तो कई सारे जो दूसरे दार्शनिक आए, उन्होंने कहा कि हीगल या मार्क्स के लेख में भी हमें दिखाई देता है कि हमें संस्कृति पर ध्यान देना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए, या जो मीडिया है समाज में उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इन आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने आधार के बजाय अधिसंरचना के अध्ययन पर काफ़ी जोर दिया। इसके अलावा आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने मार्क्स के विचार के प्रति संदेह प्रकट किया है। यहाँ पे ध्यान से समझना बात को। देखिए, अब आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार हैं, इन्होंने ना आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने आधार और अधिसंरचना में से अधिसंरचना पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। अब ये होता क्या है, देखो, कहा जाता है कि समाज में 2 चीज़ें होती हैं, एक आधार होता है और एक होता है अधिसंरचना। आधार का मतलब होता है बेस, जिसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, और अधिसंरचना होता है जिसके कारण, मतलब जो चीज़ें हैं, अधिसंरचना मतलब जो प्रमुख चीज़ें हैं। कहने का मतलब, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए बात को। देखिए, आधार मतलब क्या है, जैसे कि समाज हो सकता है, आधार का मतलब अर्थव्यवस्था है, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, जो भी समाज है, ठीक है। अब अधिसंरचना मतलब होता है कि उस अर्थव्यवस्था के ऊपर या उस समाज में क्या कानून है, क्या राजनीतिक संस्कृति है, क्या मतलब क्या चीज़ें कैसे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। देखो, आधार और अधिसंरचना, देखो, आधार मतलब बेस होता है और अधिसंरचना मतलब क्या कानून वगैरह उसके ऊपर हैं। सिंपल सी बात है, अगर आधार हमारा पूंजीवाद होगा तो कानून भी पूंजीवाद के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। अधिसंरचना में कानून आ गया, ठीक है। तो आधार अगर हमारा पूंजीवाद है, कैपिटलिस्ट आधार अगर हमारा है, तो कैपिटलिस्ट है हमारी पूरी की पूरी संरचना, मतलब सॉरी, जो हमारा
बेस है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब पूंजीपतियों के हाथों में है वो, या पूंजीवादी विचार पर आधारित है। तो उसी तरह अधिसंरचना भी होगी, कानून वगैरह भी फिर पूंजीवाद से संबंधित ही बनेंगे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था भी पूंजीवादी होगी, उदारवादी होगी। और इसके विपरीत अगर हमारा जो बेस है वो समाजवादी है, ठीक है, वो समाजवादी बेस अगर हमारा है तो समाजवादी ही फिर समाजवाद के अनुसार ही कानून वगैरह बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ऊपर की व्यवस्था होगी। ये होता है आधार और अधिसंरचना। तो आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने आधार से ज़्यादा बल अधिसंरचना पर दिया। जैसे कि जो मार्क्सवादी वगैरह थे पुराने, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे हमें समाजवादी व्यवस्था स्थापित करनी है और फिर समाज में वर्गहीन समाज आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने समाज के ऊपर पहले बात कर ली। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें पूरा का पूरा समाज में, मतलब जो अर्थव्यवस्था है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि पूंजीवादी है, समाजवादी है। पहले हमें बात करनी है पहले अधिसंरचना की, कि कानून कैसे हैं, संस्कृति कैसी है। ठीक है, ये सारी बातें की इन्होंने। तो यहाँ पे आपको आलोचनात्मक सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नव मार्क्सवाद की। नव मार्क्सवाद क्या है, इसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, नव मार्क्सवाद आप थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद में कई सारी कुछ कमियां भी थी, या मार्क्सवाद में कुछ चीज़ों को जोड़ा नहीं गया था। मार्क्सवाद में कुछ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था, स्पेशली आर्थिक चीज़ों के ऊपर, पैसे से संबंधित जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। नव मार्क्सवाद का विचार थोड़ा व्यापक है, इसमें संस्कृति वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से जोड़ा जाता है। ये जो आलोचनात्मक विचार है ना, ये भी नव मार्क्सवाद के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव मार्क्सवाद के प्रमुख प्रतिपादक बिल वॉरेन हैं, जस्टिस रोसेनबर्ग हैं। इस संदर्भ में उन्होंने माना कि इस विषय के अध्ययन के दौरान मार्क्सवादी विचारों के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की जाती है। इसके अलावा बाद के पीढ़ियों द्वारा मार्क्सवाद की कई बार गलत व्याख्या भी की गई है। तो देखिए, ये प्रमुख दार्शनिक है जिन्होंने नव मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इन्होंने ये माना है कि जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की, जब हम बात करते हैं मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इनका मानना है कि मार्क्सवाद के कई सारे मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि कई सारे जो मतलब व्याख्याएं की गई हैं वो मार्क्सवाद की विचारधारा से मेल नहीं खाती हैं। तो कुल मिलाकर ये मार्क्सवाद की विचारधारा के जो बुनियादी जो सिद्धांत है उसको वापस से ये एक सही वे में लाना चाहते हैं, सही व्याख्या करना चाहते हैं नव मार्क्सवादी। उनके अनुसार मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गहन समझ प्रदान करता है। देखो, नव मार्क्सवादी भी मार्क्सवाद की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही तरीके में मार्क्सवाद को थोड़ा और अच्छे तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो मार्क्सवाद है ना, वो उसका विचार काफ़ी व्यापक है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक गहन अध्ययन या एक गहन समझ प्रस्तुत करता है मार्क्सवाद। इसके अलावा नव मार्क्सवादियों ने उनके मुख्य धारा से संबंधित सिद्धांतों की मूल अवधारणाओं की समस्या को ढूंढने का प्रयास किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संपूर्ण सैद्धांतिक परंपरा पर हावी रहे। इसी संदर्भ में बिल वॉरेन ने अपने प्रसिद्ध कृति इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद, पायतिर ऑफ कैपिटलिज्म में लेनिन के साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था संबंधी विचारों को खारिज कर दिया। इस संदर्भ में वॉरेन मानते हैं कि लेनिन साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के बीच के संबंध को सैद्धांतिक रूप से समझने में विफल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अब क्योंकि ये मानते हैं कि कई सारी चीज़ों की गलत तरीके से व्याख्या की गई है, कई सारे जो सिद्धांत हैं मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग, जो कई सारे सिद्धांत हैं उन्हें जो पुराने दार्शनिक हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत गलत तरीके से व्याख्या उनकी दी है, ऐसा नव मार्क्सवादी मानते हैं। और इसी के चलते एक जो पुराने मार्क्सवादी विचारक हैं लेनिन, इन्होंने अपना साम्राज्यवाद के ऊपर एक विचार प्रस्तुत किया था जिसको बिल वॉरेन ने ठुकरा दिया, जिसकी इन्होंने निंदा की। इन्होंने कहा कि ये गलत रहा है, लेनिन ने सही तरह से साम्राज्यवाद के ऊपर अपने विचार नहीं प्रस्तुत किए हैं। उदाहरण के लिए वॉरेन जो है, ये बिल वॉरेन, वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद मतलब पता है ना, जब एक देश दूसरे देशों को गुलाम बनाने जाता है तो उसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, तो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद उच्चतम स्तर के बजाय पूंजीवाद के अग्रदूत के रूप में देखना चाहिए। उनके अनुसार पूंजीवाद ने परिधि के देशों में उत्पादन के साधनों को विकसित करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसके अलावा पूंजीवाद ने आने वाले समाजवादी पीढ़ियों और शहरी सर्वहारा वर्गों को जगह भी प्रदान किया है, जिससे वह अपने शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सकें।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉरेन जो है वो कहते हैं कि लेनिन ने जो विचार प्रस्तुत किया, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लेनिन कह रहे हैं कि जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद का उच्चतम स्तर कह दिया उन्होंने। मतलब इन्होंने कहा कि पूंजीवाद के कारण साम्राज्यवाद सामने आया। लेनिन ने कहा पूंजीवाद के कारण साम्राज्यवाद सामने आया, लेकिन वॉरेन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो है कि साम्राज्यवाद के कारण पूंजीवाद सामने आया। मतलब ये कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एक अग्रदूत था, साम्राज्यवाद ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये बात वॉरेन कह रहे हैं। और वॉरेन ये भी कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी विचार है ये अपने मतलब इसके अंदर संघर्ष ना हो, इसलिए ये कुछ जो सर्वहारा वर्ग है उसके भी कुछ वर्गों को अपने लिए जगह दे देता है, ताकि हमारा कोई संघर्ष ना हो, इसके अंदर ज़्यादा संघर्ष ना हो, इसलिए ये सर्वहारा वर्ग के भी कुछ लोगों को जगह प्रदान करता है, जिसके कारण इसके अंदर संघर्ष ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास पूंजीवाद करता है। इसकी तरफ भी इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। नव मार्क्सवाद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर बात यही है कि नव मार्क्सवादी जो मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत है उन्हीं के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार चलते हुए मार्क्सवाद की एक सही तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हम अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग मुद्दे हैं उसकी सही से व्याख्या करने का प्रयास और व्यापक रूप से व्याख्या करने का प्रयास नव मार्क्सवादी करते हैं। नव मार्क्सवादी अलग अलग जो समाज के क्षेत्र हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जो दूसरे जो भी क्षेत्र हैं उन सभी को शामिल करते हुए पूरी तरह व्याख्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और ये उनका प्रयास है। नव मार्क्सवाद एक मानववादी, एक वैज्ञानिक विचार है ये। ठीक है, नव मार्क्सवाद को हम एक वैज्ञानिक विचार भी कह देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मानववादी है ये, इसमें ह्यूमैनिटी थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है हमें। इसके जो प्रमुख दार्शनिक है वो मैंने स्टार्टिंग में 2 दार्शनिक आपको बताया, 2 विचारक, लेकिन और भी हैं प्रमुख। ठीक है, उनके अलावा भी कई सारे प्रमुख विद्वान हैं जो कि नव मार्क्सवाद में जिन्होंने योगदान दिया। पहले हैं यहाँ पे थियोडोर एडोनो, मैक्स हर्खाइमर, लुई आल्थ्यूजर, एरिक फ्रॉम। इसके अलावा दोस्तों जॉन पॉल सार्क, हर्बर्ट मार्क्यूज और यूरगेन हैबरमास के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये प्रमुख दार्शनिक हैं, इन्होंने भी प्रमुख रूप से नव मार्क्सवाद में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। तो दोस्तों इस तरह आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरह मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को कवर कर लिया। नव मार्क्सवाद का टॉपिक हमने जितना भी पढ़ा इनफ है, इतना काफ़ी डिटेल में अगर हम जाएंगे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। मेन था मार्क्सवाद, उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो यही कहूँगा एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लें। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।